नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई लाइव। आपके साथ मैं हूं वंदना भारद्वाज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में प्रस्तावित नान्नार रिफाइनरी का एक जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे पर शिवसेना को मनाने की कोशिशों में लगी है, लेकिन शिवसेना ने इस मुद्दे पर बातचीत से ही साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के कोंकण में लग रहे नानार रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के प्रबल विरोध के बावजूद बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट का MOU साइन कर लिया है। कहा जा रहा है कि शिवसेना को मनाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उद्धव ने उन्हें समय नहीं दिया है। उद्धव ने साफ कह दिया है, MOU साइन करने के बाद अब मुलाकात का क्या मतलब है। उद्धव जी ने रिफाइनरी के लिए इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी को अपॉइंटमेंट नहीं दी है। चाहे उनका प्रस्ताव होने के बावजूद भी उन्हें साफ कह दिया है कि इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। शिवसेना कह रही है कि वो सही समय पर कदम उठाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना ने इस मुद्दे पर अपने हथियार डाल दिए हैं या वो डबल गेम खेल रही है। शिवसेना इसमें डबल भूमिका है। एक तरफ विरोध कर रही है, दूसरी तरफ एग्रीमेंट होते हुए भी बोल रहे नहीं। एग्रीमेंट करने के बाद भी बोलते हैं कि सही वक्त पर हम लोग एक्शन लेंगे या इस्तीफा देंगे। सही वक्त कौन सा है इसकी जानकारी वो ही देंगे, मगर शिवसेना की भूमिका डबल भूमिका है। राणे ने इस प्रोजेक्ट को लेकर रण का ऐलान पहले से ही कर रखा है और वो कह रहे हैं कि वो हिलने वाले नहीं हैं। तो एग्रीमेंट कितने भी सरकार करने दें, मगर कोकन में नानार में हम किसी पेट्रोकेमिकल कंपनी शुरू करने नहीं देंगे। वहाँ पत्थर भी रखने को नहीं देंगे। हम कोकन के साथ हैं, कोकन के साथ हमारी भावना जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कोकन में इस तरह का प्रकल्प होगा तो मेरा विरोध होगा। लेकिन यही सवाल खुद नारायण राणे पर भी लागू होता है कि वो बीजेपी के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जबकि खुद वो बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को जहां इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं राणे भी एक बड़ी चुनौती है। मुंबई से वैभव परब के साथ ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा सकती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में प्लास्टिक बंदी की। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बंदी को सफल बनाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इस प्रयास में मुहिम की खामियां निकल रही हैं। एक तरफ प्रतिबंधित प्लास्टिक प्रोडक्ट पर दुविधा है, तो जुर्माना वसूलने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के गोरेगांव इलाके की है, जहां मोबाइल शॉप में थर्मोकॉल मिला हुआ कैरी बैग मिला है। छापा मारने गए BMC के अधिकारी पहले तो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बैग पर जुर्माना लगना चाहिए या नहीं। बाद में फोन पर अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद इन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। ये नॉन ओन बैग है, थर्माकोल से बनता है और आपके यहाँ पे पाया गया है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। 5,000 रुपया मिनिमम फाइन है, उतना ही आपको भरना है, बाकी कुछ नहीं। जाहिर है जब छापा मारने गए कर्मचारी ही असमंजस में हैं, तो जनता को कैसे इसकी जानकारी होगी। अब दुकान का मैनेजर इन्हें चेक के जरिए जुर्माना देना चाहता है, लेकिन BMC अधिकारी जुर्माना 5,000 रुपए नकद में चाहते हैं। कैश ले रहा है। हेलो, तो मना कर रहे चेक के लिए। किधर लिखा हुआ है बता दो हम लोगों को। किधर खाली कैश लेंगे, चेक नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का किधर भी कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं। जब ऑन द स्पॉट कलेक्शन करते हैं तो कैश ही लेते, चेक नहीं लेते। किधर लिखा हुआ है बता दो। किधर लिखा हुआ है मतलब उसमें लिखने की क्या जरूरत है? आता ना, गवर्नमेंट तो सब लिखा पढ़ी का ही काम करते हैं। लिखा पढ़ी का काम है। ऑन द स्पॉट जब कलेक्शन करते हैं तो कैश ही कलेक्ट करते हैं। आपको कुछ दिक्कत रहेगा, चेक बाउंस या कुछ रहेगा, वो चीज देख लेंगे ना। लेकिन लंबी बहस के बाद इन्हें नकद में जुर्माना देना पड़ा। यानी एक तरफ सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है, वहीं जुर्माना खाली कैश में वसूल रही है। जानकार मानते हैं इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
तो आपने क्यों नहीं प्रोविजन किया कि आप मशीन लेके जाते जो जिसमें लोग अपना कार्ड स्वाइप कर सकते थे, क्योंकि बहुत लोग कैश नहीं रखते। तो ये बात सही है, जब आप एक डिजिटल सरकार की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी सेवी की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कैश में जबरदस्ती कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इनको चेक भी लेना चाहिए, इनको कार्ड से भी पेमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आज जब इस सरकार की मुहिम है कि जो है प्लास्टिक मनी पे आएंगे, कैश नहीं करेंगे, तो ये फाइन भी अकाउंट में जाना चाहिए, आरटीजीएस होना चाहिए। वहीं सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या बीएमसी घरों, होटल, दुकानों, गोदामों में घुसकर रेड करेगी, तो क्या इसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं होगी? उनको पावर्स दी गई हैं कि वो आप एस्टैब्लिशमेंट को शॉप में रेड कर सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन 4 में उनके नाम दिए हुए हैं। लेकिन उसके लिए सीआरपीसी के जो सेक्शन है 94, सेक्शन 94 के तहत उनको सर्च वारंट दिया जाएगा। वारंट लेके ही वो रेड कर सकते हैं, सर्च सीजर कर सकते हैं। जुर्माने की रकम नकद में वसूली का मुद्दा हो, सर्च वारंट का मुद्दा हो, या फिर प्लास्टिक बंदी पर ब्रांडेड कंपनियों और आम लोगों के बीच दोहरे मापदंड अपनाने का मामला हो, इस पर हमने बीएमसी की तरफ से उनका पक्ष और स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन बीएमसी जवाब देने से बचती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार जहां प्लास्टिक बंदी को लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं व्यापारी, दुकानदार और आम लोग मानते हैं कि प्लास्टिक बंदी भी नोटबंदी की तरह है, जिसमें सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन तैयारियां अधूरी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। प्लास्टिक पर पाबंदी से मुंबई के होटलों से खाना पैक कर मंगाना लोगों को महंगा पड़ रहा है। खाना पैकिंग कराने पर 30% ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोश्री पाठक ने बात की आहार संगठन के अध्यक्ष संतोष शेट्टी से। अगर आपको अब होटल से पार्सल लाना है तो शायद महंगा पड़ सकता है। क्यों, ये जानेंगे हम आहार संगठन के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा। शेट्टी जी, मुझे बताइए कि जो प्लास्टिक के डब्बे दिए जाते थे पार्सल के तौर पर, वो तो अभी बैन किए गए हैं, क्या इस पर कार्रवाई हो रही है? और आपका इस डब्बों के बारे में, इस प्लास्टिक के बारे में क्या कहना है? क्या ये रीयूज हो सकते हैं और क्या इसके लिए आप अभी चार्ज लगाएंगे? देखो, जो बैंड है, सिंगल यूज कंटेनर हैज बीन बैंड एज पर सर्कुलर। आपको मैं बताता हूँ, ये एक सिंगल यूज का एग्जांपल है, इजीली क्रशेबल है, इसका रिसाइक्लेबल वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। हमने ये दूसरा टाइप का प्लास्टिक का ये जो कंटेनर आयल है, जो उसमें लिख के आ रहा है कि भाई रीयूजेबल एंड स्टडी स्ट्रॉन्ग है। देखो, इसका बात ऐसा है कि भाई द सर्कुलर हैज मेंशन सिंगल यूज, ये हमारा सिंगल यूज है, मल्टीपल यूज है और रीयूजेबल भी है। और सेकेंडली पॉइंट है, आप अगर ऐसा पूछोगे रीयूजेबल कैसा है, तो देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बाइट सेल्फ 40 कम से कम 50 से 60 रुपये किलो बिकता है। ये जो कच्चा डब्बे वाले, कचरा उठाने वाले ब्लैक पिकर्स है ना, उन लोग के लिए सोना है, कभी इन लोग बाहर फेंकते नहीं है। और ये आप कभी बहुत ही कम या नाला वगैरह में मिले, वो जनरल प्लास्टिक मिलता है। तो अभी मैटर ऐसा है कि हमारा पहला दिन में जो है, हमको आप बिजनेस भाव बढ़ने से भी हमको बिजनेस लॉस बहुत हो रहा है। पब्लिक डर गई, क्योंकि संडे के दिन 2-3 जगह पे इसके ऊपर भी चार्ज मारा है, तो दैट इज नॉट फेयर। तो इस प्रकार से हर पदार्थ के भाव बढ़ जाएंगे। इंडियन ट्रेडिशनल फूड है, उसका भाव 100% टेक अवे में बढ़ने वाला है। हम कस्टमर ये बोल रहे हैं कि आप अपना खुद का कंटेनर लाओ, तो उसको चार्ज नहीं लगेगा। वो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आपको अभी होटल से खाना मंगवाना है तो आपको तकरीबन 25% ज़्यादा पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो रीयूजेबल प्लास्टिक है, जो इस तरीके के कंटेनर्स है, उस पर आहार संगठन ने चार्ज लगवाने का फैसला किया है। कैमरामैन अजय शिवतरकर के साथ मनोश्री पाठक, एबीपी न्यूज, मुंबई। और मुंबई लाइव में आगे देखिए, मुंबई पुलिस को मिली तीसरी आंख। मुंबई पुलिस ने डायल 100 सिस्टम को और मजबूत किया है, जिससे लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस के बेड़े में शामिल हुई हैं 5 मोबाइल सर्विलांस वैन। क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं गणेश ठाकुर। मुंबई पुलिस के खेमे में अब इस तरह की नई इमरजेंसी रिस्पांस और मोबाइल सर्विलेंस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वैन आ गई हैं। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस वैन्स हैं। इसकी खासियत क्या है या किस प्रकार ये काम करेगी, ये बताने के लिए हमारे साथ डीसीपी ऑपरेशंस दीपक देवराज जी हैं। सर, ये जो आपके खेमे में नई टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस ये गाड़ियाँ आई हैं, ये आपको किस प्रकार मदद करेंगी, क्या इसकी खासियत है? कैसे कि इसके ऊपर हमने साइलेंस लगाया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर हमने सीसीटीवी माउंट किए हुए हैं
उसके बाद तुम देखोगे तो उसमें एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि हमको बताएगी कि लोकेशन के ऊपर कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे कि वो बड़ा इवेंट होगा मुंबई के अंदर, तो उसके अंदर ये गाड़ी वहाँ पे हम रखेंगे और उसका इसके थ्रू सर्वेलेंस करेंगे। अगर कुछ हमको ऐसे दिक्कत आती है तो इमीडिएट हम जो पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और नियरेस्ट जो भी रीजन है वहाँ से हम हेल्प मंगा सकते हैं और तुरंत ही वहाँ पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। जीपीएस का भी सिस्टम ट्रैक करने के लिए उस सिस्टम उसमें लगाया जाएगा। जीपीएस से ये एडवांस सिस्टम है, ये सिस्टम हमने लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरह की मोबाइल सर्वेलेंस वैन, रेस्पॉन्स वैन और डायल 100 की खासियत बताते हुए दीपक देवराज, और इस तरह 5 गाड़ियां मुंबई पुलिस के खेमे में शामिल हुई हैं और आगे इन गाड़ियों से मुंबई के 5 रीजन में मुंबई पुलिस को पुलिसिंग करने में काफ़ी मदद होगी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई। मुंबई में घर में काम करने वाली एक महिला की संदिग्ध मौत से हंगामा मचा हुआ है। मृतक के घर वालों के साथ घरों में काम करने वाली महिलाओं ने इंसाफ के लिए थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में नजर आ रही 19 साल की ज्योति पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं है। पवई की सबसे पॉश ओबेरॉय स्प्लेंडर अपार्टमेंट की इसी बिल्डिंग की 18वीं मंजिल से गिरने से ज्योति की संदिग्ध मौत हो गई। जिस घर में ज्योति काम करती थी, उनका कहना है कि ज्योति ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की है, जिस पर ज्योति के घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो सबका मानना ये है कि उसके साथ काफी सारा टॉर्चर होता था, उसको ब्लैकमेल किया जाता था कुछ चीजों के ऊपर से, और उसकी वजह से ये हुआ रहेगा। रिश्तेदारों की माने तो ज्योति पिछले 1.5 साल से एक बैंक अधिकारी के घर में रहकर काम करती थी। पूछताछ में बैंक अधिकारी की बीवी ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले बेटी का बर्थडे था। गिफ्ट देने के लिए चांदी का सिक्का लाए थे जो खो गया, जिसको लेकर ज्योति को डांटा तो 18वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जबकि ज्योति के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हंगामा करने वाले रिश्तेदारों का कहना है कि बीते 3 महीने से ज्योति को सैलरी नहीं मिली थी और पैसे मांगने पर बैंक अधिकारी की पत्नी ज्योति को टॉर्चर कर रही थी। हम लोग को पता चला कि 18 माले से वो लोग बोल रहे कूदी मारा है। अभी वो लोग बोल रहे तो उन पे भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग के उसके पीछे का रीजन पता चाहिए और हम लोग को न्याय चाहिए कि वो लड़की के साथ क्यों ऐसा हुआ। 19 साल की ज्योति की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। फिलहाल पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। आगे देखिए, झिंगाट गाने पर झूमे जाह्नवी ईशान। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने आज रिलीज किए गए धड़क के गाने झिंगाट पर परफॉर्म किया। जाह्नवी और ईशान दोनों आज मुंबई में रेडियो मिर्ची के ऑफिस में गाने की अनवेलिंग के मौके पर पहुंचे हुए थे। इस मौके पर दोनों ने फिल्म निर्देशक शशांक खेतान को भी इस गाने पर अपने साथ नचवाया और जमकर मस्ती की। जाह्नवी, ईशान और शशांक तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर फिल्म में काम करने के अपने अनुभवों को भी साझा किया। हमारी फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम हिस्सा तो है ये गाना, लेकिन अपने आप में ही इस पे परफॉर्म करने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस गाने का, और ख़ास करके जो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिरिक्स के साथ किया है उसका मज़ा हमने पूरी तरह से उठाया, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंसेस भी ऐसे ही मज़ा लेंगी। जाह्नवी जी, आप लोग ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, धड़क गाने को इतना प्यार दिया है, तो यही उम्मीद है कि झिंगाट को भी वैसे ही प्यार मिलेगा। चाहे जितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा नाच झिंग 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 झिंग।
11 जून को धड़क के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पहली बार मीडिया से रूबरू होने वाली जाह्नवी कपूर काफी नर्वस नजर आ रही थी, लेकिन झिंगाट गाने के लॉन्च के दौरान जाह्नवी आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आईं। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। और जाते जाते एक खुशखबरी, टीम इंडिया ने पहले T20 में आयरलैंड को 74 रन से हरा दिया है। ये टीम इंडिया का 100वां T20 मैच था जिसमें उसने जीत हासिल की। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 208 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड 20 ओवर में 9 विकेट पर 132 रन ही बना सका। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने 97 और शिखर धवन ने 74 रन बनाए। अब 29 जून को आयरलैंड से दूसरा और आखिरी T20 मैच होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।